नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश में फर्जी ठेकों की बंदरबांट का खेल रफ्तार पकड़ रहा है। पशुपालन महकमे का मामला तो सुर्खियां बटोर ही रहा था। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से फर्जी एमओयू दिखाकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर सीबीआई ने फर्जीवाड़े पर शिकंजा कसा है। उत्तर प्रदेश में सीबीआई के तेवर अचानक तल्ख हो गए हैं। यूपीएससी भर्ती घोटाले में भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की पीएमओ से शिकायत के बाद सीबीआई की जांच में तेजी आई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन व जल शक्ति अभियान के नाम पर बड़ी ठगी पकड़ी है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर सीबीआई ने यूपी व दिल्ली में छापेमारी की। मंत्रालय से फर्जी एमओयू दिखाकर लोगों को ठेके दिलाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी की गई है। हाल ही में यूपी एसटीएफ ने सचिवालय में मंत्री के कमरे में चल रहे एक बड़े रैकेट का खुलासा किया था, जो 283 करोड़ के फर्जी ठेके का झांसा देकर व्यापारी से ठगी कर रहा था और तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी भी हो गई। अब फर्जी एमओयू के जरिए जल शक्ति मंत्रालय में आरएस फाउंडेशन ने भी यही तरीका अपनाया। सीबीआई अफसरों के मुताबिक आरएस फाउंडेशन की ठगी के तार कई राज्यों से जुड़ रहे हैं, लेकिन ठेकों में कमीशन खोरी का तंत्र इतना मजबूत है कि फर्जी दस्तावेजों और रसूख को देखते ही ठेकेदारों को भी तत्काल भरोसा हो जाता है। दिल्ली के आरएस फाउंडेशन का पंजीकरण एनजीओ के रूप में है। फाउंडेशन वाटर टैंक, सोलर वाटर पंप, बोरिंग और वाटर कनेक्शन के ठेके दिलवाने के नाम पर एमओयू व समझौते करते हैं, जिसकी शिकायत सीधे मंत्रालय से हुई है। सीबीआई ने आरएस फाउंडेशन के संस्थापक सुरेश कुमार वर्मा और मैनेजर सुभाष सिंह को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में निवेश व ठेकों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। मार्च 2020 में जल शक्ति मंत्री को राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों से जल जीवन मिशन और जल शक्ति अभियान से संबंधित कार्यों के ठेके दिलाने के नाम पर पैसे लेने की शिकायत मिली थी। सीबीआई ने आरएस फाउंडेशन के नई दिल्ली व लखनऊ स्थित कार्यालय और सुरेश कुमार वर्मा के लखनऊ स्थित आवास पर सर्च के दौरान फर्जी तरीके से किए गए 115 एमओयू व एग्रीमेंट, खाली और भरे हुए बैंक चेक समेत अन्य कागजात बरामद किए हैं। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बाकायदा ठेकों की सुरक्षा राशि के नाम पर करोड़ों की एडवांस राशि भी अलग अलग खातों में जमा करा रखी थी। सीबीआई छापे के बाद आरएस फाउंडेशन के दफ्तर से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उससे जांच एजेंसी के अफसरों ने साफ तौर पर यह माना है कि ये ठगी देश के कई राज्यों में जल शक्ति मंत्रालय के अफसरों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं थी। सिर्फ यही नहीं, तमाम ऐसे भी दस्तावेज मिले हैं जिनसे करोड़ों की संपत्तियां खरीदे जाने का खुलासा भी हो रहा है। ऐसे में फर्जी ठेकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग को भी अंजाम दिए जाने की पूरी आशंका है, जिसकी जांच का जिम्मा अब ईडी को जल्द ही संभालना चाहिए। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। यूपी में अफसरों की लापरवाही से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। मेरठ की रिपोर्ट में शासन ने खुद माना कि यहां प्रशासनिक लापरवाही हुई है। कानपुर, आगरा में भी ऑडिट कराया गया, एक भी जिले के डीएम पर कार्रवाई नहीं हुई। कानपुर के राजकीय संरक्षण गृह की 33 बालिकाओं के संक्रमित होने के बाद दर्जनों के ऊपर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया था। माना गया कि लॉकडाउन से मामलों में कमी आएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ तकरीबन 16,000 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान ही यूपी के 40 जिलों में खुलासा हुआ था कि इन जिलों के डीएम ने लापरवाही बरती, लेकिन प्रदेश सरकार ने एक भी आईएएस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब कोरोना मामले में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आगरा में कोरोना से मौतों की जो दर है वो 6.33% है,
जबकि दिल्ली में यही दर 4.11 है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली से ज़्यादा मौतें आगरा में हो रही हैं। आगरा में तकरीबन 72 से ज़्यादा मौतें कोरोना के कारण हो चुकी हैं और पूरे देश में मौतों का सबसे अधिक आंकड़ा आगरा में है। ये मौतों का आंकड़ा न सिर्फ भारत बल्कि तमाम राज्यों और तमाम देशों से भी आगरा में ज़्यादा है। इसका सीधा अर्थ है कि जिला प्रशासन पूरी तरह नाकारा साबित हुआ है, क्योंकि तमाम ऐसे लोगों की भी मौतें हुई जिनको इलाज नहीं मिला। लेकिन योगी सरकार ने सिर्फ एक प्रिंसिपल को बदलकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह नहीं निभाई। अब आते हैं उस कानपुर के ऊपर जहां लगातार कोरोना बम फट रहे हैं। कानपुर में 2 महिला आश्रय गृहों से 49 कोरोना मामले सामने आए हैं और लगातार मामले बढ़ने की पूरी उम्मीद है। सिर्फ यही नहीं, कानपुर का ऑडिट योगी सरकार ने कराया था, लेकिन ऑडिट के बाद रिपोर्ट पर कार्रवाई क्या हुई ये बताने को चिकित्सा शिक्षा विभाग का कोई भी अफसर तैयार नहीं है। दोनों महिला आश्रय गृहों से पहले 33 मामले सामने आए थे, जो अब बढ़कर तकरीबन 50 हो गए हैं। यहाँ एक बेड पे 3 बालिकाएं सोती थीं और एक आश्रय गृह में तकरीबन 136 बालिकाएं और 32 महिला स्टाफ था। इसका अर्थ साफ तौर पर है कि यहाँ कोरोना के मामले अभी और तेजी से बढ़ेंगे। कानपुर में तकरीबन 750 मामले होने को आए, लेकिन किसी भी बड़े अफसर पर प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक यही हाल मेरठ का हुआ। मेरठ में भी ये खुलासा हो रहा है कि स्वास्थ्य विभाग मौतों का आंकड़ा बता रहा है 70 से ज़्यादा और स्थानीय जिला प्रशासन मौतों का आंकड़ा 54 गिना रहा है। आखिर मौतों में ये कमी कहाँ से आई, ये अफसर बताने को राजी नहीं है। मेरठ की रिपोर्ट नोडल अफसर और आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने बनाई है, जिसमें साफ तौर पे खुलासा हुआ है कि मेरठ जिला प्रशासन पूरी तरह नाकारा है। मेरठ में लॉकडाउन के दौरान भी तमाम तरह की लापरवाही बरती गई और सिर्फ एक केस ही दर्ज हुआ और वो भी 500 रुपये लेकर आरोपियों को छोड़ दिया गया। सिर्फ यही नहीं, मेरठ में निज़ामुद्दीन दिल्ली का एक कोरोना मरीज निजी अस्पताल में 4 दिन भर्ती रहा और जब जांच टीम को पता चला तो टीम जब उस मरीज को पकड़ने गई तो वो वहाँ से भाग निकला। ये साफ है कि मेरठ में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने लापरवाही बरती है। मेरठ का भी ऑडिट योगी सरकार ने कराया था, लेकिन उस ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर मेरठ डीएम और तमाम बड़े अफसरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसका सीधा अर्थ है कि जो कोरोना हॉटस्पॉट जिले हैं वहाँ पर योगी सरकार सिर्फ छोटे अफसरों को ही निशाना बना रही है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहाँ तकरीबन 700 से ऊपर मामले हो चुके हैं और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। यूपी डायल 112 में भी कोरोना पहुँच चुका है। सीएम हेल्पलाइन में भी 80 से ज़्यादा कोरोना मामले सामने आ चुके हैं और लगातार कोरोना मामलों की संख्या बढ़ रही है। लखनऊ में केजीएमयू में एक दिन में 3 मौतें हो रही हैं कोरोना से, जो ये साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रति प्रशासनिक फेल्योर साबित हो रहा है। इसके बावजूद योगी सरकार ने लखनऊ में एक भी अफसर पर कोरोना संक्रमण को रोकने के मामले में लापरवाही बरतने पर न तो कोई कार्रवाई की और न ही स्पष्टीकरण तक जारी किया। जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी की नाक के नीचे कोरोना से तमाम मरीजों की मौत भी हो रही है। ऐसे में ऐसे ज़िले जहां पर कोरोना मामलों की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है, वहां पर जिला प्रशासन से संबंधित किसी बड़े अफसर पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कोरोना संक्रमण के मामलों की रफ्तार बेतहाशा बढ़नी तय है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। भारत पर चीन की कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के क्रम में देश में चीनी उत्पादों का विरोध होने लगा है।
अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी इसके खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा है। सूबे में एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने विभाग के सभी कर्मियों से अपने मोबाइल से चीन के ऐप्स हटाने का निर्देश दिया है। यूपी एसटीएफ अब चाइना के किसी भी एप्लीकेशन का प्रयोग नहीं करेगी। अमिताभ यश ने विभाग के सभी कर्मियों को चीन के 52 ऐप हटाने के निर्देश देने के साथ सूची भी जारी की है। उनका मानना है इन ऐप के प्रयोग से डेटा चोरी हो सकता है। इससे पहले देश के गृह मंत्रालय ने 52 ऐप्स के इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी। केंद्र सरकार की सलाह के क्रम में स्पेशल टास्क फोर्स के महानिरीक्षक अमिताभ यश ने ये निर्देश जारी किए। इस आदेश में कहा गया है कि सभी अपने व अपने परिजनों के मोबाइल से एंड्रॉइड चाइनीज ऐप्स तत्काल हटा लें। भारत और चाइना की सीमा पर सोमवार से बढ़ते विवाद के बाद शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस में आईजी एसटीएफ अमिताभ यश ने सभी कर्मियों को अपने मोबाइल से चाइनीज ऐप हटाने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के बाद अब मोबाइल में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर जैसे कथित चाइनीज ऐप डिलीट कर दिए जाएंगे। सीमा विवाद बढ़ने के साथ ही भारत के विभिन्न सोशल मीडिया पर चीनी ऐप को हटाने की अपील की जा रही थी। एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश के मुताबिक मोबाइल से 52 चीनी ऐप हटाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो समेत 52 ऐप को तत्काल हटाएं, क्योंकि इन ऐप से व्यक्तिगत और अन्य डाटा चोरी होने की आशंका बनी हुई है। भारत में इन दिनों चीन का विरोध चरम पर है। गूगल प्ले स्टोर में रिमूव चाइना ऐप को कुछ ही हफ्तों में 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। इस ऐप के जरिए यूजर्स आसानी से चीन की मोबाइल ऐप को पता लगा सकते थे। इसके बाद उनको मोबाइल से हटाया जा रहा है। चाइना की कायराना हरकत के बाद पूरे देश में चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी क्रम में एसटीएफ ने भी बड़ा फैसला लेते हुए एसटीएफ कर्मचारियों से कहा है कि वो अपने मोबाइल से सारे चाइनीज ऐप हटा दें। इस संबंध में आईजी एसटीएफ अमिताभ यश ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बताया जाता है ये ऐप इतने खतरनाक हैं कि आपके मोबाइल से सारा डेटा चोरी कर ले रहे हैं, जिस वजह से एसटीएफ ने ये कदम उठाया है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। मुरादाबाद जनपद में न्यायालय में कोरोना के 2 केस आने के बाद कचहरी परिसर में स्थित एसएसपी कार्यालय को सैनिटाइजेशन हेतु 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अब फरियादियों को ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। मुरादाबाद के न्यायालय में 2 लोगों को कोविड पॉजिटिव आने के बाद एसएसपी ऑफिस के बाहर नोटिस लगाकर 3 दिनों के लिए कार्यालय बंद करने का आदेश दे दिया गया है, जिसके बाद शिकायत दर्ज करने वाले लोगों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए कहा गया है। मुरादाबाद में लगातार कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बाद जहां 53 हॉटस्पॉट बना दिए गए हैं, वहीं मुख्य बाजारों को भी बंद करा दिया गया है। हॉटस्पॉट इलाकों को चप्पा चप्पा सील कर दिया गया है। मुरादाबाद में जनपद न्यायालय में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। 2 मरीजों के पॉजिटिव आने के बाद कचहरी परिसर में स्थित एसएसपी कार्यालय को भी सैनिटाइजेशन के लिए 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। अब फरियादियों को ऑनलाइन शिकायत करनी होगी, जिससे उनकी शिकायतों का निस्तारण समय से संभव हो सके। दोपहर ही एसएसपी दफ्तर के बाहर नोटिस चस्पा कर 3 दिन के लिए दफ्तर बंद होने का आदेश चस्पा किया गया। दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों ने आदेश का हवाला देते हुए दफ्तर बंद होने की बात कही। कोरोना की वजह से 3 दिन के लिए बता रहे हैं। अधिकारी बताएंगे, कप्तान साहब बताएंगे, स्थिति के आधार पर काम होगा। यहाँ कुछ पॉजिटिव निकले ना, बराबर में कोई ऑफिस कार्यालय बंद किया गया है। अभी तो ये 3 डेज के लिए। फिलहाल न्यायालय प्रशासन की ओर से सभी एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि संक्रमण का खतरा ना हो। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हरिद्वार की पावन गंगा, केदारनाथ में बजते शंख, पर्वतों से बहते झरने, राजनीति की दांवपेच, आमजन का जीवन, उत्तराखंड के उठते हुए सवाल। देखिए अपना उत्तराखंड में सिर्फ न्यूज़ इंडिया पर।
देश से दुनिया तक, गांव से शहरों तक, राजनीति से खेल के मैदान तक, हर खबर की होगी आपको खबर, सिर्फ न्यूज इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। यूपी के फर्रुखाबाद के थाना फतेहगढ़ के तिरवा कॉलोनी में दबंगों ने एक विक्षिप्त महिला की दिन दहाड़े पिटाई कर दी। विक्षिप्त महिला की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस घटना से इलाके में दहशत है। लखीमपुर खीरी में ईसानगर के जंगलों में तैयार की जा रही असलहों की खेप का क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। पकड़े गए अपराधियों में 2 गैर जनपद के हैं, जबकि एक ईसानगर का है। खीरी जिले से जुड़े इंडो नेपाल बॉर्डर से लेकर पड़ोसी जिले तक क्राइम ब्रांच इनके नेटवर्क की तलाश में जुट गई है। पुलिस हिरासत में लिए गए असलहों के सौदागरों के पास से क्राइम ब्रांच ने 10 देशी तमंचे और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किया है। ये ईसानगर में जंगल क्षेत्र में ये 3 जो अभियुक्त हैं, रमेश, एक प्रदीप और एक विजय, जिसमें से ये रमेश सीतापुर का रहने वाला है और प्रदीप भी उनका सीतापुर का ही रहने वाला है। तो जंगल एरिया में ये लोग अवैध शस्त्र बनाते थे और उसको जगह जगह सप्लाई करते थे। इनको 10 अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ की जा रही है और आगे कार्रवाई की जा रही है। पूरा जो ये रैकेट होगा जहाँ भी ये सप्लाई कर रहे होंगे उस पर अभी आगे और वर्क किया जाएगा। लखीमपुर खीरी के गोला गोकरननाथ में सदर चौराहे पर 20 वीर जवानों को समाज सेवियों ने श्रद्धांजलि दी। चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में कई जवान शहीद हुए थे। चीन पर कार्रवाई की मांग के साथ ही मोमबत्तियां जलाकर मौन रखा गया। इस मौके पर चीन के सामानों का बहिष्कार करने की भी बात कही गई। आज जो ये हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने 21 जवान जो हमारे LAC पे, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, जो चीन के द्वारा हिंसा वहाँ पे झड़प हुई है, हिंसक झड़प, उसमें जो 21 जवान हमारे शहीद हुए, आज हमने यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी है। और हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो जल्द से जल्द चीन के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। संभल के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के ऑपरेशन JCB के तहत चंदौसी पुलिस ने थाना असमोली और थाना बनियाठेर में शस्त्र फैक्ट्री बरामद की है। पुलिस ने 3 आरोपियों नवाब, हरकिशोर और जाहिद को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने मौके से 30 तैयार तमंचे, बंदूक, राइफल और 42 अदबने असलहे और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। 34 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन JCB के तहत जिले में चल रही असलहों की अवैध फैक्ट्रियों को नष्ट किया जा रहा है। जनपद संभल में लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। JCB अभियान के तहत लगातार जो इलीगल वेपन यूज कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। और इसी क्रम में आज 3 शस्त्र फैक्ट्री, एक असमौली में अचौड़ा कंपोह के पास अमरूद के आम के बाग में, और बनियाठेर थाना में जंगल मोहल्ला फूलबाग के पास नरौली में, और चंदौसी में ग्राम करेली रोड लखपत के बंद पड़े भट्ठे में, वहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ बन रही थी। वहाँ से पकड़ा गया इन लोगों को और भारी मात्रा में अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। और पूरे जनपद में भी अभियान चलाया जा रहा है, जिस क्रम में पूरे 48 बने और 42 अदबने कुल 90 अवैध शस्त्र और 73 कारतूस बरामद किए गए हैं। इन सभी अपराधियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। क्षेत्र में जितने भी बदमाश हैं या बनाने वाले या असलहा लेकर चलने वाले, उनके खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में हर वर्ग की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गन्ना किसानों का लंबे समय से बकाये का भुगतान किया। अब तक प्रदेश सरकार किसानों का 1 लाख करोड़ रुपया भुगतान कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बटन दबाकर किसानों के खाते में गन्ना मूल्य के भुगतान स्वरूप 418 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। 3 साल में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1,325 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान करने का रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक किसी सरकार ने इतना भुगतान 5 साल के कार्यकाल के दौरान नहीं किया।
उत्तर प्रदेश में अब तक 5,32,505 सैंपल की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 817 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। कुल एक्टिव केसों की संख्या 6,092 है, जबकि पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 9,995 है। अब तक प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 507 है। ये जानकारी यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी है। बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के लोहारी गांव के रहने वाले नितिन शर्मा दिल्ली में डीटीसी में परिचालक हैं। उनके गांव में खेत के पड़ोसी जसबीर से उनका खेत की मेड़ को लेकर विवाद चल रहा है। शुक्रवार को दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इस पर जसबीर पक्ष के लोगों ने नितिन के सीने में गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को नगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घायल के छोटे भाई कमल ने 2 लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ग्राम लोहारी में मेड़ काटने को लेकर 2 लोगों में विवाद हुआ था, जिसमें जसबीर ने शर्मा उनको गोली मार दी। थाने को दी गई तत्काल पुलिस लिख करके वैधानिक कार्रवाई की गई और मुलजिम को हिरासत में लिया गया। एक तरफ जहां चीन विवाद के बाद लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को लेकर पूरे देश में गुस्सा और शोक की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात एक सैनिक न्याय की आस लिए एसडीएम ऑफिस के बाहर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ धरने पर बैठा है। मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के कनू केवलापुर गांव का है, जहां रहने वाले सैनिक ब्रजेश कुमार दुबे 40 राष्ट्रीय राइफल डोगरा रेजिमेंट जम्मू के पुंछ में तैनात हैं। सैनिक की जमीन पर पड़ोस के रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों ने जबरन कब्जा किया है और SC/ST के मामले में फंसाने की धमकी दी है। सैनिक द्वारा इस मामले की शिकायत जिले के डीएम और एसडीएम से की गई, जिसमें स्थानीय पुलिस ने दबंगों पर मुकदमा दर्ज किया। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश के गांव में आज भी नाली खड़ंजे पर विवाद हिंसक संघर्ष का रूप ले लेता है। बहराइच के थाना पयागपुर में गांव के दबंगों ने एक परिवार के साथ नाली के विवाद में जमकर लाठी डंडे और पत्थर बरसाए। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मामूली बात पर ग्रामीण इलाकों में होने वाले झगड़ों के बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दबंगों के कहर का लाइव वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये बहराइच के थाना पयागपुर इलाके का गांव सेमरियावा है। एक नाली को लेकर हुए विवाद में दबंगों का रौद्र रूप देखने को मिला। गांव के कई दबंग एकजुट हो गए। इसके बाद एक परिवार के निहत्थे लोगों पर लाठियों से हमला कर दिया। किसी तरह जान बचाकर एक व्यक्ति अपने घर में घुसा तो दबंगों ने लाठी डंडों से उसके घर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान एक महिला को भी चोटें आईं। फिर पथराव शुरू हुआ। गांव के दबंगों ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ छत पर भी चढ़ गए। धुआंधार पत्थरबाजी हुई। दबंगों के हमले में एक परिवार के 4 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लद्दाख में चीन की हरकत के बाद भारत में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। देश की जनता उम्मीद कर रही है कि भारत जल्द ही चीन पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इस बीच अयोध्या में भगवान सदाशिव भोलेनाथ के रौद्र रूप का ध्यान करते हुए पाशुपतास्त्र महाअस्त्र के साथ साथ महाशक्ति का आह्वान कर संकल्प लेते हुए यज्ञाहुति का कार्यक्रम शुरू किया गया है। श्री राम मंदिर निर्माण से पहले राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की कवायद शुरू हो गई है। भगवान सदाशिव भोलेनाथ के रौद्र रूप का ध्यान करते हुए पाशुपतास्त्र महाअस्त्र के साथ साथ महाशक्ति का आह्वान कर संकल्प लेते हुए यज्ञाहुति का कर्म देर रात शुरू कर दिया गया है। देश की सीमाओं पर डटकर देश की सुरक्षा में लगे जवानों को आध्यात्मिक शक्तियों से अलंकृत करने के लिए अब तक आयोजित सभी महाअनुष्ठानों की कड़ी में ये संकल्प अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी तक किए गए सभी महाअनुष्ठानों में ये सबसे अलग और शास्त्रोक्त विधि से भी अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस अनुष्ठान में दतिया के पीताम्बरा पीठ पर भगवती बगलामुखी माताजी का महाअनुष्ठान कर रहे पीठ के सह पुजारी प्रदीप गंगोटिया को भी महाअनुष्ठान में जप करने वाले ब्राह्मणों की संख्या में वृद्धि करते हुए पीठ के परिसर में ही विराजमान खंडेश्वर महादेव जी का विशेष अभिषेक करने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में चल रहे भगवती पीताम्बरा के जप अनुष्ठान में भी परिवर्तन करके सीधे हवनात्मक अनुष्ठान करने के लिए कहा गया है। अयोध्या में रामादल ट्रस्ट मुख्यालय पर महाअनुष्ठान का आयोजन आचार्य दिनेश दास के नेतृत्व में वेद पाठी ब्राह्मण अंकित तिवारी के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। पंडित कल्कीराम रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के आवाहन में किसी भी प्रकार की कोई कसर न रह जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास जारी है। 3 मोर्चों पर युद्ध की धमकी देने वाले मानवता के शत्रु चीन को अब ये समझने की जरूरत है कि वो दुनिया के भौगोलिक नक्शे में रहना चाहता है या नहीं। वो ये भूल रहा है कि ये 1962 नहीं बल्कि 2020 है और ये सदी भारत के नाम सदियों पहले निर्धारित की जा चुकी है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।